तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? हीरो बनकर उसे माफ कर दोगे या विलन बनकर बदला लोगे? लिन फेंग ने इन दोनों रास्तों को ठुकरा दिया। मरने के बाद उसने सिर्फ एक बात समझी, अपोकलिप्स में ना हीरो जिंदा रहता है ना विलन। सिर्फ वो बचता है जो ठंडा, अकेला और प्रैक्टिकल हो। पिछले जन्म में लिन फेंग ने 1 साल उस दुनिया में सरवाइव किया था जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर चुका था। शहरें बर्फ के अंदर दब गए थे। इलेक्ट्रिसिटी पहले गई, फिर पानी जम गया, फिर खाना खत्म हुआ। कुछ लोग ठंड में मर गए, कुछ भूख से पगाल हो गए और कुछ लोग मुटाटे होके आधे इंसान आधे दरिंदे बन गए। लेकिन उस नरक में भी लिन फेंग और उसकी छोटी बहन लिन युए बचे हुए थे, मुश्किल से लेकिन जिंदा। अगर एक गलती ना होती तो शायद वो दोनों और भी बहुत लंबा जी सकते थे। वो गलती थी ल्यूसियान। टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर हवा चीख रही थी, बाहर ब्लिजर्ड चल रहा था और अंदर बची हुई गर्मी भी खत्म हो रही थी। लिन फेंग दीवार के सहारे बैठा था। उसके सीने में घुसा हुआ छुरा हर सांस के साथ और गहरा लग रहा था। उसके सामने खड़ी थी ल्यूशियन, साफ चेहरा, शांत आंखें और हाथ में उसका सप्लाई बैग। उसने सीधा बग खोला, अंदर रखे कैंड फूड, मेडिसिन और 2 रेयर म्यूटेंट कोर्स चेक किए। फिर बिल्कुल फ्लैट आवाज में बोली, तुम यूजफुल थे लिन फेंग। बस उतना ही। अपोकलिप्स ने उससे भी वही सिखाया था जो दुनिया को सिखा रहा था, रिसोर्सेज लव से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लिन फेंग ने उसे देखा, फिर अपने खून से भीगते कपड़ों को। अजीब बात यह थी कि उस पाल उसे गुस्सा कम और अपने आप पर थकन ज्यादा महसूस हुई। 1 साल तक उसने हर चीज कैलकुलेट करके की थी, फिर भी एंड में वो एक बेसिक चीज में फेल हो गया था। उसने गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया था। ल्यूसियन झुक कर उसके पास आई। आराम करो, बाहर की थान तुम्हें जल्दी नम कर देगी। लिन युए को अकेला रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बस वही पल था जब लिन फेंग की आंखों में पहली बार हल्का सा अंधेरा हिला। पिछले 1 साल में उसने सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए लड़ाई की थी वो उसकी बहन थी। लिन फेंग ने आंखें बैंड की और आखिरी बार सोचा, अगर एक और चांस मिला तो ना वो किसी पर दया करेगा, ना भरोसा, सिर्फ सर्वाइवल, सिर्फ लिन युए। उसके बाद सब अंधेरा हो गया और फिर उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। न ब्लिजर्ड, न खून की स्मेल। उसने सीधा उठकर गहरी सांस ली। कमरे में सुबह की रोशनी पड़ी थी। सामने वही पुराना छोटा अपार्टमेंट, वही सस्ता कर्टन, वही छोटा टेबल, वही चिप्ड पेंट वाली दीवार। उसने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, डेट देखी। लिन फेंग के चेहरे पर पहले डिसबिलीफ आया, फिर धीरे धीरे एक बहुत ही ठंडी क्लैरिटी। अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बचे थे। वो वापस आ गया था 7 दिन पहले। कोई नहीं जानता था कि 1 हफ्ते बाद यही शहर बर्फ के नीचे दबने वाला है, लेकिन लिन फेंग जानता था। वो 1 साल उस फ्यूचर में जी चुका था। उसे पता था पहला एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉप कब आएगा, कौन से दिन सुपरमार्केट साफ हो जाएंगे, कौन सरवाइव करेगा, कौन धोखा देगा। बस सोचा और स्पून उसकी उंगलियों से गायब हो गया। अगले ही पल वो उसकी मुट्ठी में वापस था। स्टोरेज, जैसे स्पेस खुद फोल्ड हो रही हो। 1 साल के सर्वाइवल ने उसे एक चीज सिखा दी थी, पावर मिलते ही शो ऑफ नहीं करते, पहले प्लान बनाते हैं। 7 दिन, बस इतना टाइम था। सप्लाईज चाहिए होंगी, हीट सोर्स, फूड, मेडिसिन और सबसे इंपॉर्टेंट, इस अपार्टमेंट को एक नॉर्मल घर से बंकर में बदलना होगा। इस बार वो इमोशनल नहीं होगा, इस बार वो लेट नहीं होगा। और ल्यूशन, इस बार वो यूज करेगा, फिर सही वक्त पर छोड़ देगा। कमरा शांत था, लेकिन लिन फेंग के लिए सब कुछ बदल चुका था। पिछली बार अपोकलिप्स ने यूज तोड़ दिया था, इस बार वो अपोकलिप्स के लिए तैयार होगा। और तभी बेड पर पड़ा उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, ल्यूशियन। लिन फेंग ने स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए उस नाम को देखा। पिछले जन्म में इसी आवाज ने यूज कंफर्ट दिया था और इसी इंसान ने आखिर में उसके सीने में छुरा घोंपा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि लिन फेंग सच जानता था, ल्यूशियन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही नरम मीठी आवाज आई, फंग है, तुम बिजी तो नहीं हो? मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। लिन फेंग की आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। बोलो। ल्यूशियन हल्की सी हंसी। मेरा फोन ऑलमोस्ट खराब हो गया है और कल मॉल में एक बग भी देखा था। सोचा तुम फ्री हो तो मैं पैसे भेज दूंगा। लिन फेंग ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही कह दिया। वहां एक सेकंड के लिए चुपचाप खुशी थी। रियली? तुम बेस्ट हो। बेस्ट।
पिछले जन्म में भी वो यही कहती थी। लिन फेंग ने कॉल कट की और फोन टेबल पर रख दिया। उसने नंबर ब्लॉक नहीं किया। उसके लिए ल्यूशियान अब कोई इंसान नहीं थी, सिर्फ एक टूल थी जिसे अपोकलिप्स की ठंडी कुर्बानी में छोड़ देना था। अब उसका फोकस सिर्फ एक था, प्रिपरेशन। 7 दिन का टाइम ज्यादा नहीं होता, लेकिन किस्मत पलाटने के लिए काफी था। उसने लगातार काम शुरू कर दिया। कौन से लोन ऐप्स फास्टेस्ट अप्रूव करते हैं, ये सब उसे याद था। उसने एक के बाद एक एप्लीकेशंस फिल की। हर अप्रूवल टोन के साथ उसके अकाउंट में नया बैलेंस ऐड होता गया। 2 घंटे में उसने इतना पैसा खींच लिया। लेकिन अपोकलिप्स के बाद कैश का वैल्यू टिश्यू पेपर से कम होगा। असली करेंसी होगी सप्लाईज। पहला फेज अपार्टमेंट रीइंफोर्समेंट। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और लिन यूए अंदर आई। उसकी नजर बैंक मैसेजेस पर गई। भैया, इतना पैसा क्यों? लिन फेंग का ठंडा चेहरा उसकी तरफ मुड़ते ही सॉफ्ट हो गया। अगर मैं बोलूं फ्यूचर के लिए तो मानोगी? लिन यूए ने बिना सोचे सर हिला दिया। मान लूंगी। इतना सिंपल। कोई पैनिक नहीं, सिर्फ ट्रस्ट। लिन फेंग ने तय किया कि इस बार इस अपार्टमेंट के अंदर कोई ठंड या भूख नहीं आएगी। उसने काम और तेज कर दिया। उसने बिल्डिंग सिक्योरिटी के नाम पर स्टील डोर ऑर्डर किया। कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा कैश देकर वॉल्स में थर्मल इंसुलेशन लगवाई। इंडस्ट्रियल हीटर्स, डीजल जनरेटर और मल्टीपल बैटरीज का अर्जेंट ऑर्डर प्लेस किया। जहां डिलीवरी स्लो थी वहां एक्स्ट्रा पे किया। ऑफिशियल वेदर रिपोर्ट्स 2 दिन बाद वार्निंग देंगी। उसके बाद प्राइसेस आसमान छुएंगे। इसीलिए वो लीड में चल रहा था। 4 दिन बाद शेल्व्स खाली मिलेंगे। दोपहर तक उसने मेडिसिन लिस्ट फाइनलाइज की। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स। शाम तक उसने ड्राई फूड का पहला मैसिव बैच ऑर्डर कर दिया। राइस, इंस्टेंट नूडल्स और हाई कैलोरी रैशन बार्स, ये सब कुछ अपार्टमेंट पर नहीं मंगवाया, अलग स्टोरेज पॉइंट्स पर भेजा ताकि किसी को शाक ना हो। उसने सिटी मैप पर 3 जगह सर्कल की: होलसेल मेडिसिन हब, कोल्ड स्टोरेज और शहर का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस। पर अभी उस वेयरहाउस का वक्त नहीं आया था। बाहर शहर की सड़कें अभी भी बिजी थी। किसी को आइडिया नहीं था इन्हीं सड़कों पर लोग जाम कर मरने वाले हैं। लिन फेंग की मुट्ठी के पास हवा हल्की सी डिस्टॉर्ट हो रही थी। सर्वाइवल प्लान सेट था। और तभी बेड पर पड़ा उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ ल्यूसियान। हली सुबह लिन फेंग ने अलार्म बजने से पहले ही आंखें खोल दी। पिछले 1 साल ने उसके अंदर एक अजीब डिसिप्लिन डाल दिया था। अपोकलिप्स में जो आदमी देर तक सोता है वो या तो भूखा उठता है या मरा हुआ। यहां तक कि सेफ रूम के अंदर भी उसका दिमाग अब पुरानी दुनिया के हिसाब से काम नहीं करता था। जैसे ही उसने खिड़की का कर्टन हल्का सा हटाया, बाहर का आसमान बिल्कुल नॉर्मल था। हल्की धूप थी, रोड पर ट्रैफिक था। और नीचे कन्वीनियंस स्टोर का शटर अभी अभी खुला था। दुनिया अभी भी वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कुछ होने वाला ही ना हो। बस फार्क इतना था कि लिन फेंग को पता था कि यह नॉर्मल सी फेक है। बहुत जल्द सब कुछ टूटने वाला था। ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपार्टमेंट का पूरा लेआउट दोबारा देखा। पिछले जन्म में उसने सीखा था कि शेल्टर सिर्फ 4 दीवारी का नाम नहीं होता। रियल शेल्टर का मतलब होता है हीट रिटेंशन, फूड एक्सेस, वाटर सिक्योरिटी, नॉइज कंट्रोल, लेयर्ड डिफेंस और हिडन स्टोरेज। अगर इनमें से एक भी चीज वीक हो तो शेल्टर कभी शेल्टर नहीं बनता। या तो ठंड अंदर घुस जाती है, या भूख घर तो देती है, या लोग। उसने पहले एंट्रेंस पर काम शुरू करवाया। बिल्डिंग मैनेजमेंट को उसने सिंपल सा रीजन दिया था, एरिया में चोरी बढ़ गई है। कॉन्ट्रैक्टर और डिलीवरी वाले नेचुरली पैसे देखकर ज्यादा सवाल नहीं कर रहे थे। पुराना वुडन डोर निकाल गया। उसकी जगह मल्टीलेयर रीइंफोर्स्ड स्टील डोर आया, जिसके अंदर थर्मल कोर और आउटर लॉकिंग सिस्टम दोनों थे। डोर इतना हेवी था कि 4 लोग मिलकर उसे संभाल रहे थे। लिन फेंग साइड में खड़ा सब देख रहा था। उसने फ्रेम के कॉर्नर्स पर्सनली चेक किए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए था। ठंड हमेशा सबसे छोटी दरार ढूंढ लेती है। उसके बाद विंडोज की बारी आई। सिंपल ग्लास अपोकलिप्स में बेकार होता। एक ही स्टॉर्म में क्रैक, फिर फ्रीज, फिर रूम का टेम्परेचर सीधा डेथ जोन में। इसलिए उसने डबल लेयर टेम्पर्ड शीट्स, इंटीरियर सील स्ट्रिप्स और ब्लैकआउट थर्मल कर्टन्स ऑर्डर किए। ऑफिशियल रीजन एनर्जी सेविंग था, रियल रीजन सर्वाइवल। वर्कर्स को लग रहा था कोई ओवर कॉशियस आदमी विंटर प्रेप में थोड़ा ज्यादा पैसा उड़ा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो आइस टूम से बचाने लायक बंकर बना रहा है। वॉल्स के अंदर इंसुलेशन लगाने का काम सबसे मेसी था। फोम बोर्ड्स, रिफ्लेक्टिव लेयर्स, सील्ड गैप्स। लिन फेंग एक एक जगह पे खुद खड़ा रहा।
पिछले जन्म में उसने देखा था कैसे लोग लग्जरी अपार्टमेंट्स में जमकर मरने गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समझा था कि कंक्रीट बिल्डिंग काफी होती है। रियलिटी कुछ और थी। हीट बचाना ही असली बैटल होती है। इलेक्ट्रिसिटी गई, सेंट्रल हीटिंग गई, फिर पूरी बिल्डिंग एक ह्यूज फ्रीजर बन गई। लिनयुए बीच बीच में चुपचाप उसे काम करते देखती रही। 2 बार उसने पूछा भी, भैया क्या विंटर इतना सीरियस होने वाला है? लिनफेंग ने टूल बॉक्स बैंड करते हुए उसकी तरफ देखा। सीरियस से ज्यादा, बस इतना समझ लो कि जो लोग पहले से रेडी होंगे वही आराम से रहेंगे। लिनयुए ने फिर वही किया जो वो हमेशा करती थी, सिर्फ सर हिला दिया। ठीक है। उस ट्रस्ट में एक अजीब सिंप्लिसिटी थी। ना उसने वेदर रिपोर्ट मांगी, ना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। उसके लिए इतना काफी था कि उसका भाई पैनिक नहीं कर रहा, काम कर रहा है। और लिनफेंग के लिए यह और भी इंपॉर्टेंट था। अगर घर के अंदर एक इंसान भी हर चीज पर डाउट करे तो प्रिपरेशन का रिदम टूट जाता है। दोपहर तक पहली बड़ी डिलीवरीज आनी शुरू हो गईं। वाटर कैनिस्टर्स, ड्राई रेशंस, फोल्डेबल शेल्व्स, इमरजेंसी लैंप्स और फ्यूल कंटेनर्स, मेडिकल किट्स और थिक विंटर क्लोथिंग के कार्टन एक के बाद एक गेट तक पहुंचने लगे। बिल्डिंग के 2 पड़ोसी जरूर रुक कर देखने लगे। एक आंटी ने तो हंसकर पूछा भी, बेटा दुकान खोल रहे हो क्या? लिनफेंग भी हल्का सा मुस्कुराया। बल्क में सस्ता मिल गया। लोग यूजुअली वही मान लेते हैं जो उन्हें कन्वीनियंट लगे। ये भी उसने पिछले जन्म में सीखा था। सबसे पहले उसने नॉर्मल स्टोरेज रूम फिल नहीं किया। अगर सारा सामान अपार्टमेंट में ओपनली पड़ा रहता तो शॉक होता या लिनयुए बेकार टेंशन लेती। इसलिए जब वर्कर्स लंच ब्रेक पर गए और कॉरिडोर खाली हुआ, लिनफेंग ने क्वाइटली अपनी एबिलिटी टेस्ट करनी शुरू की। उसने कैंड फूड का एक कार्टन हाथ में लिया। एक थॉट के साथ वो कार्टन हवा से सीधा गायब हो गया। ना आवाज, ना फ्लैश, जैसे स्पेस ने उसे निकाल लिया हो। लिनफेंग ने आंखें बैंड करके अंदर फील किया। एक ठंडी, खाली लेकिन स्टेबल जगह। कार्टन वहां बिल्कुल ठीक था। कोई प्रेशर नहीं, कोई डीके नहीं। फिर उसने एक और कार्टन स्टोर किया, फिर तीसरा। कुछ ही मिनट में कॉरिडोर से आधा सामान क्लीन हो गया। उसने तुरंत लिमिट पुश नहीं की। हर नए आइटम के बाद वो अपने दिमाग का रिस्पॉन्स फील करता रहा। पिछले जन्म का एक्सपीरियंस यूज रेकलेस होने से रोक रहा था। नई पावर मिली है, मतलब ये नहीं कि बिना सोचे ओवरलोड कर दिया जाए। अगर इमरजेंसी में वो कोलैप्स कर गया तो सारी स्मार्टनेस बेकार हो जाएगी। इसलिए उसने एक रफ रूल बना लिया। विजिबल स्टॉक अलग, हिडन स्टॉक अलग, और वॉइड स्टोरेज सबसे क्रिटिकल रिजर्व के लिए। शाम तक उसने घर के अंदर 3 लेयर्स का सिस्टम सेट कर दिया। जो चीजें डेली यूज में आएंगी वो किचन और साइड कैबिनेट्स में, जो मीडियम टर्म सप्लाईज होंगी वो बेडरूम के डिस्गाइज्ड कंपार्टमेंट्स में, और जो रियल सर्वाइवल रिजर्व होगा वो सब उसकी स्टोरेज स्पेस में जाएगा। मेडिसिन, हाई कैलोरी फूड, प्रीमियम फ्यूल सेल्स, वाटर फिल्टर्स, थर्मल पैक्स। कोई चोरी करे तो भी उसका कोर रिजर्व टच नहीं कर सकता। रात के करीब जनरेटर डिलीवर हुआ। यह उस दिन का सबसे एक्सपेंसिव आइटम था और सबसे इंपॉर्टेंट भी। फ्रीज अपोकलिप्स में इलेक्ट्रिसिटी लग्जरी नहीं, लाइफ सपोर्ट होती है। जनरेटर के साथ उसने फ्यूल ड्रम भी मंगवाए, लेकिन सारे एक साथ नहीं। ऑफिशियल पेपर्स में अमाउंट कम दिखाया गया। एक्चुअल स्टॉक डिफरेंट पॉइंट्स पर होल्ड पर रखा गया। लिनफेंग को पता था शॉर्टेज शुरू होते ही फ्यूल गोल्ड से महंगा हो जाएगा। उसने ऑनलाइन ऑर्डर्स के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट भी टारगेट किया। लोकल फार्मेसी से ओवर द काउंटर मेडिसिन ली, इंडस्ट्रियल स्टोर से थर्मल ग्लव्स, फेस मास्क और रिपेयर टूल्स खरीदे, हार्डवेयर मार्केट से स्पेयर लॉक्स और मेटल ब्रैकेट्स। रिटर्न पर वो कुछ आइटम्स ओपनली बैग में लाता और कुछ क्वाइटली स्टोरेज में स्लाइड कर देता। लोग यूज पैरानॉइड समझते रहे। शाम को पहली ऑफिशियल वेदर अलर्ट न्यूज पर चाली। अनएक्सपेक्टेड कोल्ड करंट, टेम्परेचर ड्रॉप पॉसिबल, सिटीजन्स एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर्ड। टीवी पर बोलने वाले एंकर के चेहरे पर अभी भी नॉर्मल प्रोफेशनलिज्म था। कोई पैनिक नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, लेकिन लिनफेंग जानता था कि सिस्टम हमेशा लेट रिएक्ट करता है। जब तक लैंग्वेज पॉसिबल से डेंजरस में बदलेगी, सप्लाई चेन क्रैक हो चुकी होगी। लिनवे ने टीवी की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। तुम्हें पहले से पता था? लिनफेंग ने बॉटल का कप बैंड किया। मुझे बस इतना पता है कि वार्निंग को इग्नोर करना स्टूपिड होता है। यह टेक्निकली झूठ नहीं था। रात में जब सारे वर्कर्स चले गए और अपार्टमेंट शांत हुआ, तब घर का शेप बदल चुका था। एंट्रेंस हैवी हो गया था, विंडोज सील्ड थी, एक्स्ट्रा शेल्व्स लग चुकी थी। 2 रूम्स अब स्टोरेज और लिविंग जोन में डिवाइड हो चुके थे। किचन काउंटर्स पर राशन का फर्स्ट बैच लाइन में था।
बेडरूम के नीचे हिडन कंपार्टमेंट्स बनने शुरू हो गए थे। लिन फेंग लिविंग रूम के बीच में खड़ा रहा और धीरे से सांस ली। ये अभी फाइनल बंकर नहीं बना था, अभी बहुत काम बाकी था। हीट सोर्स को टेस्ट करना था, वाटर रिजर्व बढ़ाना था, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को शॉक होने से पहले सब कुछ क्वाइटली कंप्लीट करना था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, इस बार वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, इस बार वो पहले से रेडी हो रहा था। अगले दिन से लिन फेंग ने अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दी। अपार्टमेंट को बेसिक रीइंफोर्समेंट मोड में डालने के बाद अब उसे स्पीड चाहिए थी। बाहर वेदर रिपोर्ट्स अब अनयूजुअल कोल्ड फ्रंट को सीरियसली दिखाने लगी थी। लोग अभी पैनिक में नहीं थे, लेकिन मार्केट बिहेवियर बदलना शुरू हो गया था। विंटर जैकेट्स के रेट्स ऊपर जा रहे थे, पोर्टेबल हीटर स्टॉक आउट होने लगे थे, और बॉटल्ड वाटर के बल्क ऑर्डर्स पे डिले आना शुरू था। जो आदमी फ्यूचर नहीं जानता, उसके लिए यह बस सीजनल डिमांड थी। लिन फेंग के लिए यह काउंटडाउन था। उसने सुबह से ही 2 काम पैरेलल चलाए, एक साइड अपार्टमेंट के अंदर हिडन अपग्रेड्स और दूसरी साइड कंट्रोल्ड पब्लिक बाइंग। कंट्रोल्ड इसलिए क्योंकि अगर वो हर चीज खुद ही कैरी करता तो या तो बिल्डिंग में बात फैलती या वेंडर्स को शॉक होता। इस स्टेज पर उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सामने से यूजफुल लगे और असाल में डिस्पोजेबल हो। इसलिए उसने ल्यूशन को मैसेज किया। मैसेज सिंपल था, आज फ्री हो, थोड़ा सामान शिफ्ट करना है, शॉपिंग भी करा दूंगा। रिप्लाई फास्ट आया, ऑफ कोर्स फंगे। 2 घंटे बाद ल्यूसियन अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थी, चेहरे पर वही मीठी सॉफ्टनेस जो पहली नजर में ट्रस्ट जगाती थी। पिछले जन्म में लिन फेंग इसी एक्सप्रेशन को देखकर रिलैक्स्ड हो जाता था। इस बार उसने सबसे पहले उसकी आंखें देखी। वो डिलीवरी कार्टन्स और वर्कर्स की मूवमेंट को स्कैन कर रही थी। जैसे ही वो ऊपर आई, उसका रिएक्शन वही था जो लिन फेंग एक्सपेक्ट कर रहा। फंगे, तुमने ये सब ऑर्डर किया है? लिविंग रूम के एक कोने में रेशन बॉक्सेस और दूसरे साइड सील्ड इक्विपमेंट कार्टन्स पड़े थे। लिन फेंग ने बिल्कुल कैजुअल टोन में कहा, हाँ, विंटर आने वाला है, थोड़ा स्टॉक रखना बुरा नहीं होता। ल्यूसियन धीरे से आगे बढ़ी। उसने इंडस्ट्रियल हीटर का ब्रांड देखा, फिर इंपोर्टेड कैंड फूड और हाई ग्रेड आउटडोर थर्मल किट्स। उसकी आंखों में जो हल्की सी चमक आई वो इतनी शॉर्ट थी कि कोई मिस कर देता। लिन फेंग ने मिस नहीं किया। उसने पूछा, मैंने तो सोचा था तुम बस नॉर्मल ग्रोसरीज लोगे, ये एक्सपेंसिव लग रहा है। डिस्काउंट मिला, लिन फेंग ने जवाब दिया। यह जवाब आधा सच था, लेकिन ग्रीड में इंसान डिटेल्स वेरीफाई नहीं करता, वो बस टोटल वैल्यू इमेजिन करता है। ल्यूशन हल्की सी हंसी, तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो, मैं तो समझती थी तुम इतने सिंपल हो। सिंपल, पूर बोलने का पोलाइट वर्जन। लिन फेंग ने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया। सिंपल हूं, बेतैयार नहीं। उसने सीधा 2 मीडियम कार्टन्स उसके सामने रख दिए। यह बेडरूम तक रख दो, और जो छोटे पैकेट्स हैं वो शेल्फ के निश। ल्यूसियन एक सेकंड के लिए रुकी, इसके बदले उसे मजदूरी मिल रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा नॉर्मल कर लिया। ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूं। यही उसकी असली स्ट्रेंथ थी, ग्रीड को क्यूट कंसर्न के नीचे छुपा देना। लिन फेंग उसे काम करवाता रहा और ऑब्जर्व भी करता रहा। वो कौन से बॉक्सेस पर एक्स्ट्रा नजर डालती है, किस ब्रांड का नाम नोट करती है, किस वक्त पूछती है यह कितने का होगा। उसका हर सवाल पैसे के अराउंड ही घूम रहा था। एक बार जब वो किचन साइड कार्टन्स अरेंज कर रही थी, उसने पूछ ही लिया, फंगे, तुमने अचानक इतना स्पेंड कैसे कर दिया, कोई प्रोजेक्ट मिला है क्या? लिन फेंग ने कहा, मान लो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। कितना फ्यूचर? उसने हंसी में पूछा। लिन फेंग ने उसकी तरफ देखा, जितना बाकी लोग सोच भी नहीं रहे। ल्यूशन ने मतलब नहीं समझा। उसने बस इतना समझा कि लिन फेंग के पास पैसा है। दिन का सेकंड हाफ और भी यूजफुल रहा। लिन फेंग उसे साथ लेकर मार्केट गया। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से कॉम्पैक्ट हीटर्स और लैंप्स लिए, फार्मेसी से कोल्ड मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और स्टेराइल किट्स ली, फूड आउटलेट से कैंड मीट और न्यूट्रिशन बार्स लिए। जितना सामान ओपनली खरीदा जा रहा था, उसका एक हिस्सा ल्यूसियन को पकड़ा दिया जाता, एक हिस्सा डिलीवरी पर चला जाता, और सबसे क्रिटिकल आइटम्स लिन फेंग क्वाइटली अपनी स्टोरेज स्पेस में स्लाइड कर देता जब उसका ध्यान बिल पर होता। उसने एबिलिटी का यूज कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दिया था। छोटे पैक्स, प्रीमियम फ्यूल सेल्स, एक टच, एक थॉट और वो गायब। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। विजिबल शॉपिंग और एक्चुअल स्टॉक के बीच का गप बड़ा होता जा रहा था। ल्यूसियन ने उसका आर्म पकड़कर कहा, तुम इतना सब मेरे बिना कैसे कर लेते? अच्छा हुआ मैंने आज टाइम निकाल लिया।
लिन फेंग को पिछले जन्म की वही वार्मथ याद आई, जब उससे और एक्सेस चाहिए होता था। इस बार उसने बस हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हेल्प यूजफुल होती है। उसके लिए यह डार्क जोक था। शाम तक लिu शियन थक चुकी थी, लेकिन उसकी ग्रीड एक्टिव थी। अपार्टमेंट में वापस आकर उसने देखा कि और भी डिलीवरीज आ चुकी थी। 2 लार्ज वाटर ड्रम्स, ड्राई फूड और मेटल टूल केस। उसने पूछा, तुमने सीरियसली काफी सेव किया था या मैं अंडर एस्टिमेट करती रही? लिन फेंग ने रिसीप्ट लेते हुए कहा, लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें देखना होता है। इस बार वो लाइन उसके लिए भी थी। लिन युए ने डोर के पास खड़े खड़े दोनों को देखा। उसने लिu शियन को पोलाइट स्माइल दी। उसकी एक्सप्रेशन में हल्की सी क्यूरियोसिटी थी। उसने सिर्फ इतना पूछा, यह सब आज का लास्ट बैच है? अभी लास्ट नहीं, लिन फेंग ने कहा, अभी काफी बाकी है। रात में लिu शियन चली गई। उसने डोरवे पर रुककर कहा, फेंग के तुम वैसे नहीं हो जैसे मैं सोचती थी। लिन फेंग ने काल्म टोन में पूछा, अच्छा या बुरा? लिu शियन मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग। लिन फेंग के लिए यह कॉन्फर्मेशन थी। वो अब और चिपकेगा, और जितना चिपकेगा उतना क्लियरली अपना नेचर दिखाएगा। दरवाजा बैंड होते ही अपार्टमेंट फिर से शांत हो गया। विजिबल स्टॉक अच्छा था, हिडन स्टॉक उसे भी बेटर। स्टोरेज स्पेस में रखा एक्चुअल रिजर्व सबसे स्ट्रांग। अब उसके पास एक फ्रंट भी था। कोई यह नहीं समझेगा कि वो एक मेजर्ड सर्वाइवल नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। उसने सिटी मैप फिर से खोला, कुछ सप्लाई राउट्स क्रॉस किए, 2 नए वेंडर्स मार्क किए और एक डेट के पास निशान लगाया। लीगल बाइंग अपना काम कर रही थी, लेकिन असली गेम अभी बाकी था। अगला दिन आते आते शहर का मूड क्लियरली बदल चुका था। न्यूज चैनल्स अब भी फुल पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज पहले जैसी कैजुअल नहीं रही। एक्सट्रीम कोल्ड अनोमली, हिस्टोरिक टेम्परेचर इवेंट, सिटीजन्स एडवाइज टू स्टे इनडोर्स, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें। ऐसे अलर्ट्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग मीम्स भी बना रहे थे और पैनिक बाइंग भी। कुछ लोग इसे मीडिया का ओवर रिएक्शन बोल रहे थे, कुछ लोग ऑलरेडी सुपरमार्केट्स की तरफ भाग रहे थे। लिन फेंग के लिए यह सब एक्सपेक्टेड था। सिविलाइजेशन कभी एक सेकंड में कोलैप्स नहीं करती। पहले लोग वार्निंग को इग्नोर करते हैं, फिर उसका मजाक बनाते हैं, फिर शेल्व्स खाली देखकर पागल हो जाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर तब तक काफी कुछ चेंज हो चुका था। रीइंफोर्स डोर लग चुका था, विंडोज सील्ड थी, एक्स्ट्रा इंसुलेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट था, जनरेटर टेस्ट हो चुका था, वाटर रिजर्व, मेडिसिन स्टॉक और ड्राई रेशन डिसेंट लेवल तक पहुंच चुके थे। अगर इमरजेंसी इसी वक्त स्टार्ट हो जाती तो भी वो और लिन युए नॉर्मल लोगों से कहीं बेटर पोजीशन में होते। लेकिन लिन फेंग की प्लानिंग बेटर पर रुकने वाली नहीं थी। उसे एज चाहिए थी, वही एज जो 1 साल के फ्यूचर नॉलेज ने उसके हाथ में दी थी। उसने सुबह से ही लीगल परचेसेस का लास्ट राउंड निपटा दिया। कुछ कैश विथड्रॉल्स, कुछ फाइनल पिकअप्स, कुछ इनवॉइसेस क्लोज। जो वेंडर्स अभी तक डाउटफुल थे उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देकर फास्ट डिलीवरी करवाई। जितना ऑफिशियली खरीदा जा सकता था वो खरीद छ चुका था। उसके बाद किसी भी नॉर्मल बायर की तरह रुक जाना चाहिए था, लेकिन लिन फेंग नॉर्मल बायर नहीं था। ह्यूज पता था कि शहर के वेस्ट लॉजिस्टिक्स बेल्ट में एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस है, वही जगह जहां मल्टीपल सुपरमार्केट्स और कन्वीनियंस चेन्स का रिजर्व स्टॉक टेम्पोरेरीली होल्ड होता है। पिछले जन्म में अपोकलिप्स के पहले 3 दिन तक वो वेयरहाउस अनटच्ड रहा था। फिर लोकल गैंग्स, हंग्री क्राउड्स और आर्म्ड लूटर्स ने यूज तोड़कर खाली कर दिया था। तब लिन फेंग के पास न रिसोर्सेज थे, न पोजीशन, न इतना एडवांटेज। इस बार सब अलग था। दिन भर उसने बाहर के एनवायरनमेंट को भी नोट किया। हवा में एक अजीब सी सूखी ठंड घुलने लगी थी जो सीजन के हिसाब से नेचुरल नहीं थी। लोग जैकेट्स पहनकर भी कंप्लेन कर रहे थे कि आज हवा चुभ रही है। कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बॉटल्ड वाटर और इंस्टेंट नूडल्स के लिए लाइन लंबी थी। 2 बिल्डिंग रेजिडेंट्स पार्किंग एरिया में खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि कल से ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। किसी को असली प्रॉब्लम का स्केल समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था एक रफ कोल्ड वेव आएगी, 2-3 दिन दिक्कत होगी, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। लिन फेंग ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। शाम के वक्त लिन युए ने उसे पूछा, भैया आज बाहर लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। नीचे वाले स्टोर में आधा स्टॉक खत्म हो गया, हम ठीक रहेंगे ना? इस सवाल में बचपना कम और ट्रस्ट ज्यादा था। लिन फेंग ने काम टोन में कहा, नॉर्मल है, जब लोगों को दार लेट फील होता है तब वो एक साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, हम ठीक रहेंगे। उसने शायद या देखते हैं जैसी कोई वेग लाइन यूज नहीं की। लिन युए को वही सुनना चाहिए था जो सच में मैटर करता है, और इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा था। कम से कम अपनी तरफ से उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
डिनर सिंपल था लेकिन वार्म था। लिनयुए को उसने अर्ली रेस्ट करने को बोला, कल से ठंड और बढ़ेगी। रात को अगर आवाज आए भी दरवाजा मत खोलना। लिनयुए ने उसकी तरफ देखा, तुम बाहर जाओगे? लिनफेंग एक सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, थोड़ा काम बाकी है। उस साइलेंस में सवाल भी थे, कंसर्न भी और अंधा भरोसा भी। लिनफेंग ने रूम का दूर बैंड होता देखा और फिर अपनी टेबल की तरफ मुड़ गया। वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट शहर के बिजी सेंटर से अलग था। रात होते होते वहां काफी सुनापन आ जाता था। ह्यूज मेटल शेड्स, लोडिंग डॉक्स, फोर्कलिफ्ट्स, कंटेनर स्टैक्स और लॉन्ग ट्रक बेस। मैं गेट पर 2 गार्ड्स थे। एक कैबिन के अंदर हीटर के सामने बैठा फोन चला रहा था और दूसरा राउंड्स ले रहा था। लिनफेंग सीधा उनके पास जाने वाला बेवकूफ नहीं था। वेयरहाउस के रियर साइड पर एक ड्रेनेज लेन और फेंस सेक्शन था जहां लाइटिंग वीक थी। पिछले जनाम में लोग वहां से घुसे थे। फेंस पार करना मुश्किल नहीं था। रियल चैलेंज था अंदर घुसकर काल्म रहना। जैसे ही वो स्टोरेज ब्लॉक के अंदर पहुंचा, उसके सामने स्टील रैक्स की लंबी लाइंस खुल गईं। सीलिंग तक स्टैक्ड कार्टन्स, कैंड फूड, बॉटल्ड वाटर, इंस्टेंट मील्स, ऑयल ड्रम्स, पैकेज ड्राई गुड्स, मेडिकल कंज्यूमेबल्स। नॉर्मल इंसान की नजर में यह बस इन्वेंटरी थी। एपोकलिप्स सर्वाइवर की नजर में यह पावर था। फिर उसने हाथ बढ़ाया। पहले उसने एक सिंगल रैक पर फोकस किया। पूरा सेक्शन हवा में हल्का सा डिस्टॉर्ट हुआ और नेक्स्ट सेकंड वो गायब था। रैक्स, कार्टन्स, सब कुछ। न आवाज, न क्रैश, न कोई फिजिकल स्ट्रेन। उसकी स्टोरेज स्पेस ने सिर्फ आइटम नहीं, वॉल्यूम एक्सेप्ट किया था। उसकी आंखों में पहली बार उस रात एक हल्का सा शार्प लाइट आई। तो यह लिमिट थी ही नहीं, या कम से कम अभी तक दिख नहीं रही थी। उसके बाद वो रुका नहीं। आइसल के बाद आइसल, रैक के बाद रैक, एंटायर पैलेट स्टैक्स, वाटर टावर्स, मेडिकल कार्टन्स, सब कुछ एक के बाद एक उसकी वॉइड स्टोरेज में गिरता चला गया। वेयरहाउस का एक कंप्लीट ब्लॉक देखते ही देखते खाली हो गया। कहीं कोई हीरोइक थ्रिल नहीं था। लिनफेंग के चेहरे पर बस वही कोल्ड फोकस था जो पिछले 1 साल में डेवलप हुआ था। जब वो वापस रियर लेन से बाहर निकला, तब हवा और ठंडी हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके पास अब सिर्फ सप्लाईज नहीं थी, उसके पास एक पूरे शहर की भूख से ज्यादा रिजर्व था। और अपोकलिप्स अब सच में दरवाजे तक आ चुका था। जब लिनफेंग वापस अपार्टमेंट पहुंचा, रात का टेम्परेचर ऑलरेडी आम विंटर से बहुत नीचे गिर चुका था। स्टेयरवेल में हवा कांप रही थी और बिल्डिंग के मेटल रेलिंग्स पर पतली सी व्हाइट फ्रॉस्ट जमने लगी थी। ये अभी बस शुरुआत थी। उसने क्वाइटली डोर लॉक किया, फिर एक एक करके स्टोरेज स्पेस से वो क्रिटिकल सप्लाईज निकालने लगा जो ओपनली रखनी जरूरी थी। वाटर रिजर्व का लास्ट बैच, कंपैक्ट फ्यूल सेल्स, प्रीमियम कैंड मील्स, इंसुलेटेड थर्मल ब्लैंकेट्स और कुछ इमरजेंसी मेडिसिन। बाकी सब उसने अंदर ही रहने दिया। जितना कम विजिबल होगा उतना बेटर। लिनयुए अभी तक सोई नहीं थी। वो लिविंग रूम के कोने में बैठी उसका वेट कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, तुरंत खड़ी हो गई। भैया, बाहर बहुत ठंड है ना? लिनफेंग ने ग्लव्स उतारते हुए सर हिला दिया। कल से और ज्यादा होगी। उसने स्टोव पर रखा गर्म पानी मुग में डाला और उसके हाथ में दे दिया। आज रात से विंडोज के पास मत जाना और कल सुबह के बाद बिना बोले दूर के पास भी मत आना। लिनयुए ने उसकी आवाज का तोने फील कर लिया। यह नॉर्मल कॉशन नहीं था, इसलिए उसने कोई हल्का सवाल नहीं पूछा, बस सीधा बोला, ठीक है। रात के आखिरी कुछ घंटे लिनफेंग ने रेस्ट में वेस्ट नहीं किए। उसने जनरेटर कनेक्शन चेक किया, पोर्टेबल हीटर्स का बैकअप टेस्ट किया, ड्रिंकिंग वाटर को 2 जोन्स में स्प्लिट किया और किचन का राशन अलग सेट कर दिया। अपार्टमेंट के अंदर अब 3 टेम्परेचर लेयर्स थी। लिविंग जोन वार्म, रिजर्व जोन कूल और एंट्रेंस सेक्शन इंटेंशनली कोल्ड। अगर कभी डोर खोलना पड़े तो पूरी हीट एक साथ वेस्ट ना हो। पिछले 1 साल ने यूजे छोटी छोटी चीजों की कीमत सिखाई थी। अपोकलिप्स में सर्वाइवल हीरोइक एक्ट से नहीं, रूटीन डिसिप्लिन से होता है। सुबह होने से पहले ही पहला इमरजेंसी अलर्ट आया। फोन स्क्रीन पर रेड वार्निंग फ्लैश हुई। एक्सट्रीम फ्रीजिंग कंडीशंस, सिटीजन्स आर एडवाइज्ड टू रिमेन इंडोर्स। उसके तुरंत बाद बिल्डिंग के बाहर सायरन्स की आवाज गूंजी। कहीं डोर ब्रेक्स की चीख, किसी कार का स्किड करना, फिर एक जोर का टक्कर जैसा आवाज। लिनयुए बेडरूम से निकालकर डोरवे तक आई। उसके चेहरे पर नींद और चिंता दोनों थी। लिनफेंग ने फोन बैंड किया। शुरू हो गया। 7 बजे तक स्काई का कलर बदल चुका था। नॉर्मल विंटर मॉर्निंग वाली लाइट गायब थी। उसकी जगह एक फीकी ऑलमोस्ट मेटेलिक सफडी ने ले ली थी। विंडो के आउटर ग्लास पर आइस वेन्स फैलने लगी थी, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट दारर धीरे धीरे पूरी सिटी पर उतर रही हो। नीचे रोड पर पहले लोग फास्ट चल रहे थे, फिर भागने लगे।
कोच गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जो चल रही थी वो स्लिपरी रोड पर कंट्रोल लूज कर रही थी। न्यूज चैनल्स अब पैनिक हाइड नहीं कर पा रहे थे। एंकर्स हैवी जैकेट्स में लाइव आ रहे थे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स ओवरलोड हो रहे थे। एयरपोर्ट्स डिले, ट्रेन्स होल्ड, स्कूल्स क्लोज्ड। अनप्रेसिडेंटेड कोल्ड इवेंट जैसी लाइंस बार बार रिपीट हो रही थी। लेकिन सिस्टम की आदत होती है रियल डिजास्टर को भी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना। जैसे वर्ड्स को सॉफ्ट रखने से रियलिटी भी सॉफ्ट हो जाएगी। 2 घंटे के अंदर बिल्डिंग के अंदर ही फर्क दिखने लगा। हीटिंग लाइन वीक पड़ गई, पाइप्स में प्रेशर गिर गया। ऊपर वाले फ्लैट से कोई आदमी कॉरिडोर में निकालकर लाउडली कंप्लेन कर रहा था कि रेडिएटर ठंडा क्यों हो गया। 2 बच्चे रो रहे थे। कोई ग्रोसरी बैग्स के साथ लेट वापस आया और लिफ्ट के सामने चिल्लाने लगा कि सारे शेल्फ्स खाली हो रहे हैं। लिन फेंग ने यह सब दूर के पीप होल और इंडोर मॉनिटर से देखा, फिर बिना रिएक्शन के वापस मुड़ गया। उसने किचन में सूप गर्म किया। लिन युए को बोल दिया, धीरे खाओ, आज से हम राशन वेस्ट नहीं करेंगे। बिजली चाली जाएगी? उसने पूछा। जल्दी, लिनफेंग ने सीधा जवाब दिया। दोपहर तक बाहर का टेम्परेचर इतना नीचे चला गया कि कुछ पार्क्ड कार्स के विंडोज अंदर से भी वाइट हो गए। बिल्डिंग ग्रुप चैट में मैसेजेस फ्लड होने लगे। किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है, मार्केट बैंड हो रहा है। लिनफेंग ने ग्रुप म्यूट कर दिया। 3 बजे के आसपास सिटी ग्रिड ने पहला बड़ा झटका खाया। लाइट्स 3 बार ब्लिंक हुई, फ्रिज का कंप्रेसर बैंड हुआ, फिर सब कुछ 1 सेकंड के लिए डार्क। अगले मोमेंट बैकअप लाइन चली, लेकिन वीक। लिनफेंग जानता था यह रिस्टोर नहीं, कोलैप्स का ट्रेलर है। उसने बिना डिले पोर्टेबल सिस्टम एक्टिव कर दिया। विंडो सील्स दोबारा प्रेस की। एंट्रेंस सेक्शन का इनर लॉक एंगेज किया। यह अब अपार्टमेंट नहीं, क्लोज्ड हैबिटेट था। शाम तक पहली एक्चुअल डेथ की खबर बिल्डिंग में आ गई। ग्राउंड फ्लोर के एक बुजुर्ग जो सुबह मेडिसिन लेने निकले थे, गिर गए। इस टाइप की डेथ्स पिछले जन्म में लिनफेंग ने 1000 बार देखी थी। पहले आइसोलेटेड केसेस, फिर डोजन्स, फिर काउंट करना छोड़ दो। रात होते होते सिटी की आवाज बदल गई। उसकी जगह हवा की चीख, डिस्टेंट साइरेंस और कभी कभी किसी का दरवाजा पिटने की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर की सफदी अब ब्यूटीफुल नहीं रही थी, वो एक स्लो एग्जीक्यूशन जैसी लग रही थी। लिन युए ब्लैंकेट में लिपटी उसके पास बैठी थी। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? लिनफेंग ने बाहर जमती हुई विंडो को देखा, फिर रूम के अंदर की कंट्रोल्ड वार्मथ को। अब पुरानी दुनिया वापस नहीं आएगी, उसने शांत आवाज में कहा। और इस बार उसने ये बात बिना किसी दर्द के कही, सिर्फ फैक्ट की तरह।
कॉरिडोर में जो आदमी अभी कुछ देर पहले तक एक नॉर्मल रेजिडेंट था, अगले ही सेकंड डीवर से झटके से छूट कर आगे लपका। उसकी मूवमेंट में इंसानी बैलेंस नहीं था, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर अब भी आदमी का हो, लेकिन अंदर का कंट्रोल किसी और चीज ने ले लिया हो। सबसे पास खड़ा जो नेबर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, वो टाइम पर बच नहीं पाया। दोनों सीधा फ्लोर पर गिरे और कॉरिडोर में एक छोटी खौफनाक झापत की आवाज गूंजी। उसके बाद जो हुआ उसके लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। चीख, दरवाजे बैंड होने की आवाज, किसी औरत की घबराहट भरी रूह कांप देने वाली पुकार। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था, उससे पकड़ो, उससे हटाओ। लेकिन ऐसी चीजें बोलने और करने में फर्क होता है। अगले 2 सेकंड में सब लोग पीछे हट गए। जो म्यूटेंट बन चुका रेजिडेंट था, वो फ्लोर से उल्टा मुड़कर चारों हाथों पांव पर खड़ा हुआ, फिर सीधा सामने वाले फ्लैट की तरफ झपटा। लिन युए का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। भैया, पीछे रहो, लिन फेंग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन आंखें दूर के पीप होल से हटी नहीं। पिछले जन्म में उसने इस फेस को बहुत पास से देखा था। सब म्यूटेशंस एक जैसी नहीं होती थी। कुछ लोग बस ठंड में मर जाते थे, कुछ का बॉडी स्ट्रेस से टूट जाता था, और कुछ ऐसे बदलते थे, फास्ट, वायलेंट, हाफ सैन, हाफ एनिमल। इन्हें बाद में लोग अलग अलग नाम देने लगे, लेकिन उस वक्त लेबल मैटर नहीं करता था। जो चीज कॉरिडोर में थी वो इंसान नहीं रही थी। 2 फ्लैट्स डोर से किसी ने उनके डोर पर भी जोर से नॉक किया। लिन फेंग, दरवाजा खोलो प्लीज। आवाज पहचानी हुई थी। नीचे वाले फ्लोर की वही आंटी, साथ में बच्चे की रोते हुए हिकअप जैसी आवाज भी आ रही थी। लिन युए की उंगलियां ब्लैंकेट पर और टाइट हो गईं। लिनफोंग ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा। डोर नहीं खुलेगा, लेकिन एक बार खुला तो फिर कभी बैंड नहीं रहेगा। ये लाइन उसने धीरे से कही, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं था। अपोकलिप्स में सिंपैथी चेन रिएक्शन बन जाती है। एक फैमिली अंदर आएगी, फिर उनके रिलेटिव, फिर एक और रिक्वेस्ट, फिर किसी को तुम्हारे हीटर का पता चलेगा, फिर किसी को फूड का। 2 दिन के अंदर शेल्टर सेफ हाउस से पब्लिक स्टेशन बन जाएगा, और पब्लिक स्टेशन का एंड हमेशा सेम होता है, लूट, बिट्रेयल, डेथ। बाहर नॉक और लाउड हो गई, साथ में कॉरिडोर में दौड़ते कड़मुन की आवाज भी। म्यूटेंट अब रैंडम मूवमेंट में था। कभी दीवार से टकराता, कभी किसी बैंड डोर को स्क्रैच करता, कभी अपनी ही गराज जैसी आवाज निकालता। एक पल के लिए वो उनके फ्लैट के पास से गुजरा, फिर अचानक रुक गया। लिन फेंग का एक्सप्रेशन थोड़ा और शार्प हो गया। उस क्रीचर ने अपना सर उनके स्टील डोर के पास झुकाया, जैसे कुछ स्मेल कर रहा हो। वार्म एयर का स्लाइटेस्ट ट्रेस, फूड की स्मेल या अंदर जिंदा लोगों की प्रेजेंस, कुछ उस तक पहुंच गया था। अगले ही सेकंड उसने जोर से डोर पर झटका मारा। धम। लिन युए विजिबली हिल गई। डोर ने इंपैक्ट लिया, लेकिन टूटा नहीं। रीइंफोर्स्ड फ्रेम ने काम किया। दूसरा झटका पहले से तेज था। धम। लिनफोंग ने क्विक ग्लांस में हिंजेस, फ्रेम प्रेशर और लॉक अलाइनमेंट चेक किया। डोर फिलहाल सेफ था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ब्रेक इन नहीं थी। इतना शोर बाकी डेस्परेट नेबर्स को भी यहां खींच लाएगा, और अगर किसी ने देख लिया कि उनका डोर इतना स्ट्रांग है और अंदर लाइट भी है, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। उसने लो वॉइस में कहा, यहीं रहो, मूव मत करना। लिन युए ने सिर हिला दिया। लिनफोंग एंट्रांस तक आया और अपनी उंगलियां मेटल सरफेस के पास ले गया। अंदर से उसने वो खाली, ठंडी जगह महसूस की जो रिग्रेशन के बाद उसके अंदर जागी थी। स्पेस फोल्ड होता हुआ, तने के लिए रेडी, लेकिन अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया। पहला इंस्टिंक्ट स्टोरेज का था, दूसरा इंस्टिंक्ट कंट्रोल का, तीसरा एज का। म्यूटेंट ने तीसरी बार झटका मारा। इस बार लिन फेंग ने हैंडल को पूरा नहीं, बस इतना सा रिलीज किया कि लॉक प्रेशर शिफ्ट हो जाए। डोर 1 इंच भी नहीं खुला, लेकिन उस गैप के सामने उसने अपने दिमाग में एक पेपर थिन इनविजिबल लेयर फील की। अगले सेकंड क्रीचर ने अपना हाथ जैसी बन्नी हुई बाजू गप की तरफ घुसाने की कोशिश की, और सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल क्वाइट हो गया। ना फ्लैश, ना साउंड इफेक्ट, बस एक अजीब सा स्मूथ रेजिस्टेंस, फिर फ्लोर पर कुछ भारी गिरने की आवाज। लिन फेंग ने नीचे देखा। म्यूटेटेड 4 आर्म का आधा हिस्सा डोर के इस साइड नहीं, कॉरिडोर के उस साइड फ्लोर पर पड़ा था। कट इतना साफ था जैसे उसे किसी मशीन ने स्लाइस किया हो। बाहर से एक खौफनाक एनिमल जैसी चीख निकली। लिन युए ने पीछे से हवा खींचकर सांस ली, लेकिन आवाज नहीं निकाली। म्यूटेंट डार्ड में पीछे हटा, लेकिन उसका मार्डनेस कम नहीं हुआ। इस बार उसने पूरे बॉडी वेट के साथ डोर पर जंप किया। लिन फेंग ने बिना पैनिक के एक और इनविजिबल लेयर सेट की। इंपैक्ट आया, लेकिन इस बार डोर तक प्रॉपरली पहुंचा ही नहीं।
जैसे बीच में हवा ने उसे रोक दिया हो। एब्सोल्यूट डिफेंस। अब उसे कंफर्म हो गया, पावर सिर्फ स्टोरेज नहीं थी। एक और मोशन, एक और थिन स्पेशल लाइन। इस बार कॉरिडोर से गराज बैंड हो गई। कुछ सेकंड्स बाद सिर्फ बाहर से हवा की सिट्टी और दूर कहीं किसी की रोती हुई आवाज बच गई। लिन फेंग ने पीप होल से देखा। फ्लोर पर डार्क ब्लड स्प्रेड हो रहा था। क्रीचर का बॉडी ऑकवर्ड एंगल में पड़ा था, बिल्कुल स्टिल। उसने तुरंत डोर नहीं खोला, पहले 1 मिनट वेट किया, फिर 2। जब श्योर हो गया कि मूवमेंट खत्म है, तब उसने बस इतना सा गैप खोला कि बॉडी को टच कर सके। अगले ही पल वो कॉर्प्स उसकी स्टोरेज स्पेस में गायब हो गया। कॉरिडोर में सिर्फ ब्लड के मार्क्स बचे। दरवाजा बैंड करके वो सीधा खड़ा हो गया। रूम के अंदर कंट्रोल्ड वार्मथ थी। बाहर बिल्डिंग में पैनिक, ठंड और म्यूटेशन। अब गेम सच में बदल चुका था। और लिन फेंग ने पहला रूल ऑलरेडी फॉलो कर दिया था। जो अंदर घुसने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। दरवाजा बैंड करने के बाद भी लिन फेंग तुरंत एंट्रेंस से हिला नहीं। उसने कुछ सेकंड्स तक बस लॉक, हिंजेस और फ्रेम का प्रेशर चेक किया। रीइंफोर्स्ड स्टील डोर ने अटैक झेल लिया था, लेकिन असली चीज डोर नहीं थी। असली चीज थी उसकी टाइमिंग। अगर वो 1 सेकंड लेट होता या पैनिक करता तो कॉरिडोर का वो क्रीचर अंदर तक घुस सकता था। पिछले 1 साल ने उससे यही सिखाया था कि अपोक्लिप्स में स्ट्रेंथ का हाफ हिस्सा पावर होता है और बाकी हाफ डिसीजन। लिन युए अभी भी लिविंग रूम के एज पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर दार साफ था, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, हिस्टीरिया क्रिएट नहीं किया। लिन फेंग ने उससे बैठने का इशारा किया और काम टोन में बोला, अब से जो आवाज बाहर से आए उस पर रिएक्ट नहीं करना। नॉक हो, हेल्प हो, रूना हो, कुछ भी हो, डोर नहीं खुलेगा। लिन युए ने धीरे से पूछा, वो क्या था? जो लोग सरवाइव नहीं कर पाते उनमें से कुछ इसी तरह बदलते हैं। लिन फेंग ने सीधा जवाब दिया, सब नहीं लेकिन इनफ। उसने डिटेल्स में जाकर उससे और डराया नहीं। इतना समझना काफी था कि बाहर का डेंजर सिर्फ ठंड नहीं रहा। स्टोरेज स्पेस में भेजे गए उस क्रीचर के कॉर्प्स को उसने तुरंत इंस्पेक्ट नहीं किया। अभी प्रायोरिटी अपार्टमेंट के अंदर का सिस्टम सिक्योर रखना था। फिर भी उसने एक बात नोट कर ली, जिस जगह नॉर्मल फूड या टूल स्टोर करने पर उसे सिर्फ हल्की मेंटल पुल फील होती थी, उसी जगह एक लिविंग से म्यूटेटेड बॉडी को अब्सॉर्ब करने पर स्पेस ने ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि उसकी एबिलिटी सिर्फ डेड ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं थी। यह इंफॉर्मेशन छोटी नहीं थी। अपोकलिप्स में हर अननोन रूल फ्यूचर एडवांटेज बन सकता था। बाहर कॉरिडोर में कुछ देर तक अफरा तफरी चाली। दरवाजे आधे खुले, फिर जोर से बैंड। 2 लोगों की घबराई हुई आवाजें। कोई बोल रहा था कि वो चीज नीचे भाग गई, कोई कह रहा था पुलिस को कॉल करो, कोई बोल रहा था नेटवर्क ही नहीं लग रहा। फ्लोर पर फैला खून और स्क्रैच मार्क्स देखकर ज्यादा लोग बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लिन फेंग ने पीप होल से इतना ही देखा जितना जरूरी था, फिर वापस मुड़ गया। पैनिक को देखते रहने से सर्वाइवल बेटर नहीं होता। उसने अपार्टमेंट के अंदर एक नया रूटीन सेट कर दिया। हीटर फिक्स्ड इंटरवल्स पर चलेगा, वार्म फूड दिन में 2 बार, ड्रिंकिंग वाटर मेजर्ड यूज होगा, बाथरूम वाटर स्ट्रिक्टली रैशन्ड, नाइट में लाइट्स लोएस्ट सेटिंग पर। यह सब उसने एक नोटपैड पर लिखकर फ्रिज पर चिपका दिया, जैसे कोई सिंपल होम रूल हो। लिन युए ने लिस्ट पढ़ी और बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। दूसरे दिन की सुबह तक बिल्डिंग और भी ज्यादा चुप हो चुकी थी। चुप रहना कभी कभी आवाज से ज्यादा डेंजरस लगता है। पहले कॉरिडोर में लोगों का आना जाना होता था, किसी बच्चे की आवाज, किसी प्रेशर कुकर की सीटी, लिफ्ट का खुलना बैंड होना। अब सिर्फ कभी कभी किसी पाइप के अंदर जमती हुई बर्फ की टिक टिक या दूर से आती हवा की सिट्टी। सिविलाइजेशन का पहला नुकसान इंसान की बॉडी नहीं होता, पहला नुकसान होता है नॉर्मल साउंड। फोन नेटवर्क वीक था, लेकिन कंप्लीटली डेड नहीं हुआ था। इसी बीच मैसेजेस आने शुरू हुए। बिल्डिंग ग्रुप चैट में अब रिक्वेस्ट्स की जगह एक्यूजेशंस आ गई थी। कोई बोल रहा था किसी ने एक्स्ट्रा फूड छुपा रखा है, कोई कह रहा था मैनेजमेंट ने जनरेटर चलाया ही नहीं, कोई किसी को सेल्फिश कह रहा था। लिन फेंग ने सब देखा और बिना रिप्लाई किए चैट क्लोज कर दी। टाइमलाइन बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। पहले लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, फिर पड़ोसी को, फिर सीधा उस इंसान को टारगेट करते हैं जो उनसे ज्यादा रेडी लगता है। न्यूज फीड्स पर भी चीजें और खराब दिखने लगी थी। हॉस्पिटल्स ओवरलोड, हाईवे पाइलअप्स, फ्रोजन सबवेज और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अजीब क्लिप्स जिन्हें मीडिया अभी अनवेरिफाइड बोलकर चला रहा था। एक आदमी जिसके हाथ से हल्का सा ऑरेंज ग्लो निकाल रहा था। एक और वीडियो जहां कोई वुमन बारे हैंड से जम चुके कार डोर को तोड़ देती है। बहुत से क्लिप्स फेक भी हो सकते थे, लेकिन सब नहीं। लिन फेंग जानता था कि म्यूटेशंस के साथ साथ अवेकनिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं।
कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग बदलेंगे और कुछ लोग पावर लेकर और भी खतरनाक बन जाएंगे। उसी दोपहर ल्यूसियन का मैसेज आया। पहला मैसेज सॉफ्ट था, फेंगे तुम ठीक हो ना। दूसरे थोड़ा जल्दी आया, मेरे यहां हीटिंग ऑलमोस्ट बैंड हो गई है। फिर कुछ देर बाद एक और, कल तुमने जो स्टॉक किया था, तुमने सीरियसली बहुत स्मार्ट काम किया। लिनफेंग ने फोन को कुछ सेकंड्स तक देखा। पिछले जन्म में इसी स्टेज पर वो उसे शेल्टर ऑफर कर देता। इस बार उसने एक ही लाइन टाइप की, बैटरी सेव करो, बाहर मत निकालना। ल्यूसियन ने तुरंत रिप्लाई किया, तुम्हारे पास हीटर चल रहा है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, मैं मैनेज कर रहा हूं, बस इतना। ये 2 वर्ड्स काफी थे, ना इनविटेशन ना रिफ्यूजल, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन जिससे सामने वाला उम्मीद भी रखे और बेचैन भी रहे। लिनफेंग जानता था होप को पूरी तरह तोड़ देना कभी कभी जल्दी मर्सी होती है। कंट्रोल्ड होप ज्यादा लंबी साजा होती है। शाम को उसने स्टोरेज स्पेस में एक बार फिर फोकस किया। सप्लाईज बिल्कुल स्टेबल थी। टाइम वहां ऑलमोस्ट रुक सा गया था। कोल्ड पैक्स, फूड क्रेट्स, मेडिसिन, इवन वेयरहाउस से उठाया गया बल्क स्टॉक अनटच्ड कंडीशन में पड़ा था। एक कोने में म्यूटेटेड कॉर्प्स भी स्टिल था, जैसे वक्त ने उस फ्रीज कर दिया हो। लिनफोंग ने उससे देखा और बस इतना सोचा, बाहर की दुनिया टूट रही है, लेकिन मेरे पास अब हर चीज को रोक कर रखने की जगह है। रात तक बिल्डिंग में किसी ने फिर उनके डोर पर नॉक नहीं किया। शायद कॉरिडोर का खून, या उस क्रीचर का गायब हो जाना, या बस ठंड। किसी भी वजह से लोग अब इस फ्लोर से दूर रहना चाह रहे थे। ये लिनफेंग के लिए अच्छा था। जितनी कम नजर उतना लंबी सेफ्टी। लिविंग रूम में कंट्रोल्ड वार्मथ थी। टेबल पर मेजर्ड डिनर था। फोन स्क्रीन पर अनरीड मैसेजेस जामते जा रहे थे। बाहर फ्रीज अपोकलिप्स अब ऑफिशियली शहर को खा रहा था और लिनफेंग फाइनली उस रिदम में आ रहा था जिसमें वो पिछले जन्म में जीता था। सिर्फ इस बार वो तैयार था। तीसरे दिन की शाम तक बिल्डिंग का माहौल किसी कब्रिस्तान जैसी हो गया था। ठंड अब सिर्फ हवा में नहीं थी, दीवारों के अंदर तक घुस चुकी थी। कॉरिडोर में अब कोई घबराहट भरी आवाज नहीं आती थी, सिर्फ एक अजीब सी चुप्पी थी। जिन फ्लैट्स के दरवाजे पहले बैंड थे, उनमें से कुछ अब आधे खुले पड़े थे। अंदर क्या हुआ ये चेक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग समझ चुके थे कि मदद मांगने के लिए चिल्लाने का मतलब है अपनी लोकेशन बताना। और इस वक्त बिल्डिंग में इंसानों से ज्यादा खतरनाक चीजें घूम रही थी। लिनफेंग अपने लिविंग रूम में मॉनिटर के सामने बैठा था। उसने पहले दिन ही एंट्रेंस और स्टेयरवेल के पास छोटे बैटरी ऑपरेटेड वायरलेस कैमरास लगा दिए थे। स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन फुटेज चल रही थी। अचानक स्टेयरवेल वाले कैमरा में मूवमेंट हुई। पहले एक फिगर फ्रेम में आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। टोटल 6 या 7 फिगर्स लगातार स्टेयर्स चढ़ रहे थे। लिनफेंग ने स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखा। ये नॉर्मल लोग नहीं थे और ना ही ये कल रात वाले उस अकेले बेवाकूफ म्यूटेंट जैसे थे। इनकी मूवमेंट में एक अजीब सा पैटर्न था। एक फिगर दीवार के बिल्कुल पास चिपक कर चल रहा था। उसकी स्पीड अननेचुरली फास्ट थी। दूसरा फिगर काफी हैवी था। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा था। एक और क्रीचर था जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो चुके थे और उसकी उंगलियों के नेल्स किसी आयरन हुक जैसे लग रहे थे। यह म्यूटेशंस का अगला स्टेज था, हाई ग्रेड म्यूटेंट्स। लेकिन लिनफेंग की आंखें इन म्यूटेंट्स की भयानक शक्ल पर नहीं, बल्कि उनकी डायरेक्शन पर टिकी थी। बिल्डिंग में 50 से ज्यादा फ्लैट्स थे। बहुत से दरवाजे वीक थे। बहुत से लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी, जिसकी स्मेल कॉरिडोर में आ रही थी। लेकिन ये 6 म्यूटेंट्स किसी और फ्लैट की तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो सीधा बिना रुके लिनफेंग के फ्लोर की तरफ ऊपर आ रहे थे, जैसे उन्हें एग्जैक्टली पता हो कि उनकी मंजिल कहां है। लिनफेंग का दिमाग तेजी से चला। म्यूटेंट्स स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके पास बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट नहीं होता। उन्हें गाइड किया जा रहा था। उसने कैमरा का एंगल थोड़ा शिफ्ट किया और स्टेयर्स के कॉर्नर पर ध्यान दिया। वहां फ्लोर पर कुछ डार्क स्पॉट्स थे, फ्रेश खून की बूंदीन। और थोड़ी थोड़ी दूर पर किसी ने डिलिबरेटली फ्रेश मीट के छोटे टुकड़े डाले हुए थे। ये एक ट्रेल थी, एक सीधा रास्ता जो नीचे के फ्लोर से शुरू होकर एग्जैक्ट लिनफेंग के दरवाजे तक आ रहा था। लिनफेंग के होठों पर एक ठंडी मजाकिया मुस्कान आ गई। ल्यूसियन, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही इंसान था जिसे पता था कि लिनफेंग के पास बेहिसाब खाना, एक्सपेंसिव हीटर्स और सर्वाइवल सप्लाईज हैं। और वो ये भी जानती थी कि लिनफेंग का दरवाजा तोड़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए उसने खुद रिस्क लेने के बजाय इन दरिंदों को बेट करके ऊपर भेज दिया था। उसका प्लान सिंपल और नीच था। म्यूटेंट्स आकर लिनफेंग का दरवाजा तोड़ेंगे,
लिनफेंग और म्यूटेंट्स एक दूसरे को मरेंगे, और जब दोनों तरफ से लोग खत्म हो जाएंगे तब लियू सियान आराम से आकर पूरा बंकर और सप्लाईज लूट लेगी। पिछले जन्म में उसने सिंपैथी का यूज करके उसकी जान ली थी। इस जन्म में वो बाकी लोगों को हथियार बना रही थी, लेकिन इस पूरे सीन ने लिनफेंग को गुस्सा दिलाने के बजाय एक नई रियलिटी समझा दी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। पिछले जन्म में लियू सियान इस वक्त तक इतनी डेस्परेट नहीं हुई थी। पिछले जन्म में ये हाई ग्रेड म्यूटेंट्स इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज्ड होकर ऊपर नहीं आए थे। सब कुछ पहले से फास्ट हो रहा था, और इसका रीजन कोई और नहीं, खुद लिनफेंग था। उसने हद से ज्यादा सप्लाईज जमा की थी, जिससे लियू सियान की ग्रीड वक्त से पहले ट्रिगर हो गई। उसने अपने डूर को इतना स्ट्रांग बनाया था जिसके दार से लियू सियान ने सीधा हमला करने के बजाय इन मॉन्स्टर्स को भेज दिया। इसका मतलब साफ था, फ्यूचर बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला जैसी उसने देखा था। उसकी हर नई हरकत टाइमलाइन में एक नया रिपल क्रिएट कर रही थी, द बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर वो सिर्फ अपनी पास्ट नॉलेज पर डिपेंड करके बैठ गया तो बहुत जल्द कोई नई मुसीबत उसे खत्म कर देगी। यूज अब सिर्फ फ्यूचर याद नहीं रखना था, यूज फ्यूचर कंट्रोल करना था। तुम्हें लगता है तुम शतरंज खेल रही हो लियू सियान, लिनफेंग ने स्क्रीन पर देखते हुए धीरे से कहा। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि जिस बोर्ड पर तुम चल रही हो वो मैं कब का टूट चुका हूं। म्यूटेंट्स अब उसके फ्लोर पर पहुंच चुके थे। स्पीड म्यूटेंट ने सबसे पहले कॉरिडोर में एंट्री ली, उसके बाद हैवी ब्रूट और बाकी चार। वो सब खून के आखिरी निशान के पास आकर रुके, जो ठीक लिनफेंग के दरवाजे के सामने था। लिन युए, जो थोड़ी दूर ब्लैंकेट में बैठी थी, उसने कॉरिडोर से आती हुई उन भयानक गराज की आवाजें सुन ली थी। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। भैया बाहर, पीछे रहो युए, लिनफेंग ने मॉनिटर बैंड करते हुए कहा। उसकी आवाज में पैनिक का एक कतरा भी नहीं था। मैं थोड़ा कचरा साफ करके आता हूं। अगर लिनफेंग चाहता तो वो दरवाजा बैंड रख सकता था। उसकी एब्सोल्यूट डिफेंस और रीइंफोर्स्ड स्टील डोर को ये 6 म्यूटेंट्स मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन अगर उसने इन्हें यहीं छोड़ दिया तो कल ये और ज्यादा तादाद में आएंगे। और उससे भी बड़ी बात, लियू सियान नीचे बैठकर उम्मीद में रहेगी। लिनफेंग को होप तोड़ना पसंद था। उसने अपनी ब्लैक विंटर जैकेट पहनी, हाथ में कोई हथियार नहीं लिया। उसकी स्टोरेज स्पेस में लाखों रुपए के चाकू और सोर्ड्स पड़े थे, लेकिन उसकी असल ताकत किसी फिजिकल ब्लेड में नहीं थी। वो स्लोली अपने एंट्रेंस डोर के पास गया। उसने पीप होल से आखिरी बार बाहर देखा। 6 म्यूटेंट्स दरवाजे पर झपटा मारने के लिए बिल्कुल रेडी थे। लिनफेंग ने हैंडल पकड़ा और बिना किसी डर के लॉक घुमा दिया। क्लिक, हैवी स्टील डोर धीरे से अंदर की तरफ खुला और हवा में जामी हुई ठंड सीधा अपार्टमेंट में एंटर कर गई। म्यूटेंट्स के लिए ये एक ओपन इन्विटेशन था। उनकी भूखी पले आंखें सीधा लिनफेंग पर लॉक हो गईं। स्पीड म्यूटेंट डीवर से छूटकर बुलेट की स्पीड से आगे लपका। उसके लंबे नखों सीधा लिनफेंग के गले की तरफ आ रहे थे, लेकिन लिनफेंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में इन म्यूटेंट्स के लिए वही एक्सप्रेशन था जो एक इंसान के मन में किसी कीड़े को देखते वक्त होता है। स्पीड म्यूटेंट ने दीवार से छूटकर जो पहला डैश लिया, वो आम इंसान की आंख फॉलो भी ना कर पाती। उसका पूरा बॉडी एक ग्रे ब्लर की तरह कॉरिडोर में खींच गया। लंबे बर्फ से सेफ्ट हो चुके नेल सीधा लिनफेंग के गले की तरफ आए, लेकिन इंपैक्ट होने के एक पल पहले ही हवा में एक इनविजिबल रेजिस्टेंस उभार आई। ऐसा लगा जैसे म्यूटेंट किसी दिखे बिना ग्लास वॉल से टकरा गया हो। थाक, उसका पूरा जिस्म उल्टा मुड़कर साइड की दीवार से जा टकराया। कंक्रीट पर एक गहरा क्रैक पड़ गया। क्रीचर ने तुरंत खुद को संभाला, चारों हाथों पैरों पर घिसते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी पले आंखें और ज्यादा खूनी हो गईं, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि उसके और शिकार के बीच में क्या खड़ा था। लिनफेंग ने बस एक बार उससे देखा, फिर सीधा कॉरिडोर के बाकी एंड पर नजर डाली। हैवी ब्रूट सबसे आगे बढ़ रहा था। उसका शोल्डर फ्रेम ऑलमोस्ट डोर फ्रेम जितना चौड़ा हो चुका था। पीछे लॉन्ग आर्म म्यूटेंट था जिसके हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे। 2 और क्रीचर्स साइड वॉल से चिपक कर मूव कर रहे थे, और सबसे पीछे एक पतला थोड़ा सीधा खड़ा म्यूटेंट था जो बाकी सबकी तरह बेसेंस नहीं लग रहा था। उसकी नेक अननेचुरली टिल्टेड थी, लेकिन उसकी मूवमेंट में कुछ कैलकुलेशन थी। लिनफेंग ने एक ही नजर में उनकी ऑर्डर समझ ली। फास्ट 1 प्रोप था, ब्रूट ब्रेकर था, बाकी फ्लैंक करने वाले, और पीछे वाला इसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने बिना जल्दी किए एक कदम बाहर रखा और स्टील डोर अपने पीछे आधा बैंड कर दिया, बस इतना कि अपार्टमेंट की हीट सीधा कॉरिडोर में लीक ना हो। फिर वो बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया,
जैसे यह उसका घर नहीं, उसका स्लॉटर लेन हो। स्पीड म्यूटेंट दूसरी बार आया, इस बार और ज्यादा वाइल्ड और ज्यादा तेजी से। लिन फेंग ने अपना हाथ बस आधा इंच उठाया। हवा में एक पतली सी स्पेशियल लाइन झलकी, इतनी पतली कि अगर कोई नॉर्मल आदमी देखता तो शायद यूज ए इमेजिनेशन समझता। अगले पल म्यूटेंट का पूरा राइट शोल्डर और नेक एक स्मूथ एंगल पर अलग हो गया। बॉडी इनर्शिया में 2 कदम आगे घिसी, फिर फ्लोर पर फिसल कर रुक गई। न खून का फूटता हुआ फाउंटेन, न ड्रामेटिक ब्लास्ट, बस एक बहुत ही साफ, बहुत ही खामोश कट। बाकी 6 क्रीचर्स एक सेकंड के लिए रुके। यह पॉज दर का नहीं था, यह उनके इंस्टिंक्ट्स का रिकैलकुलेशन था। तब ब्रूटे ने गरज कर चार्ज किया। वो सीधा नहीं, थोड़ा झुक कर आया, जैसे दूर तोड़ने का आदत उस बॉडी में सेटल हो चुकी हो। उसका लेफ्ट आर्म हाफ आइस प्लेटिंग से कवर्ड था, आर्म ब्लेड भी उस पे पूरा नहीं घुसता। लिन फेंग ने उसे आने दिया। 2 मीटर, 1 मीटर, फिर बिल्कुल लास्ट सेकंड पर उसके और ब्रूट के बीच की स्पेस कंप्रेस हो गई। थम। ब्रूट की छाती का फॉरवर्ड मोमेंटम उसी पर उल्टा पड़ गया, जैसे उसका अपर टोर्सो हवा के अंदर दब गया हो। उसकी रिब्स अंदर की तरफ मुड़ गईं। क्रीचर ने गरज कर और जोर लगाया, लेकिन अगले इंस्टेंट एक दूसरी स्पेशियल एज उसके फ्रोजन शोल्डर जॉइंट से क्रॉस हुई। पूरा बाजू आइस प्लेटिंग समेत साइड में गिर गया। लिन फेंग का एक्सप्रेशन फिर भी नहीं बदला। ब्रूटे अब भी जिंदा था। उसने आधे जिस्म के साथ फिर जंप करने की कोशिश की। लिन फेंग ने इस बार उसके हेड और नेक के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। क्रीचर वही रुक गया, फिर धीरे से 2 अलग डायरेक्शन में गिर गया। कॉरिडोर की हवा और भी ठंडी लगने लगी। लॉन्ग आर्म म्यूटेंट ने अपने ट्विस्टेड हाथ आगे फेंक कर डिस्टेंस कवर करना चाहा। उसके आर्म्स इतने लंबे थे कि वो 3 मीटर दूर खड़े इंसान को पकड़ सकता था। यही उसका एडवांटेज था। लिनफेंग ने लेफ्ट साइड स्टेप नहीं लिया, राइट साइड भी नहीं, बस सीधा उसी जगह से 2 उंगलियों के बीच एक छोटा सा मोशन किया। दोनों लंबे हाथ कोहनी के थोड़ा ऊपर से अलग हो गए। फ्रोजन क्लॉज फ्लोर पर खतक से गिरे। क्रीचर ने दर्द में मुंह खोला, लेकिन आवाज निकालने से पहले उसका लोअर जॉ भी एक डायगोनल कट में अलग हो चुका था। उसका बॉडी दीवार से फिसल कर नीचे आ गया। लिनफेंग हर किल के बाद 1 सेकंड वेस्ट नहीं कर रहा था। जिस बॉडी की मूवमेंट कंप्लीट स्टॉप होती, वो तुरंत स्टोरेज स्पेस में गया। ना कोऑप्स पाइल, ना एक्स्ट्रा ब्लड ट्रेल, ना स्मेल का बिल्डअप। क्लीन बैटलफील्ड ही कंट्रोल का सबसे बड़ा साइन होता है। अब कॉरिडोर में 3 एक्टिव म्यूटेंट्स बचे थे, दोनों वॉल क्रॉलर्स और पीछे खड़ा वो सीधा म्यूटेंट। पहला वॉल क्रॉलर अचानक सीलिंग कॉर्नर पर चाट गया और ऊपर से डाइव किया। दूसरा ऑलमोस्ट सेम वक्त लोअर एंगल से आया। परफेक्ट पिंसर, नॉर्मल ह्यूमन को रिएक्ट करने का चांस भी ना मिलता। लिनफेंग ने पहली बार एक साथ 2 स्पेशल लेयर्स खोली, एक ऊपर, एक नीचे। ऊपर वाला क्रीचर मिड एयर में 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ और बिना आवाज के घूमकर फ्लोर पर गिरा। नीचे वाला इनविजिबल बैरियर से टकरा कर उल्टा मुड़ गया, लेकिन जमीन छूने से पहले ही उसकी स्पाइने के अक्रॉस एक रेजर थिन लाइन निकाल चुकी थी। बॉडी फोल्ड होकर बेजान पड़ गई। अब सिर्फ 2 बचे थे और तब तक पीछे खड़ा सीधा म्यूटेंट पहली बार आगे बढ़ा। उसकी चल बाकी सबसे अलग थी, जल्दी नहीं, बेसेंस नहीं। उसने फ्लोर पर फैला खून देखा, गायब होती बॉडीज देखी और फिर सीधा लिनफेंग की आंखों में देखा। उस पल लिनफेंग को समझ आ गया कि ये बाकी सब जैसा नहीं है। ये सिर्फ भूखा नहीं था, ये देख भी रहा था। जो सीधा खड़ा मुटांट अब आगे बढ़ रहा था। उसकी बॉडी बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल लग रही थी। स्किन पर ब्लू ब्लैक फ्रॉस्ट लाइंस थी, लेकिन मसल्स रैंडम फूल कर फट नहीं रहे थे। उसकी गर्दान टेढ़ी थी, आंखें फीकी सेफ्ट और सांस से निकालती धुंध आमथान जैसी नहीं लग रही थी, जैसे उसके अंदर की कोल्ड बाहर की हवा से भी ज्यादा गहरी हो। लिनफेंग ने उसे 2 सेकंड तक देखा और तुरंत समझ गया, यह म्यूटेशन का हायर स्टेज है। इसने बेसिक मैडनेस क्रॉस कर लिया था। तभी कॉरिडोर के दूसरे एंड से एक हल्का सी स्क्रैपिंग साउंड आई। लिनफेंग ने बिना मुझे साइड वॉल के ऊपर ग्लांस किया। अंधेर कॉर्नर में एक और म्यूटेंट चिपका हुआ था, पतला, बिल्कुल चुप और ऑलमोस्ट बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हुआ। अगर उसने पहले से सब मूवमेंट ट्रैक न की होती तो शायद कोई नॉर्मल इंसान यूज देख ही ना पाता। यह वही मिसिंग पीस था, लास्ट हिडन हंटर। सीधा खड़ा इवॉल्व्ड म्यूटेंट आगे बढ़ रहा था और उसी पल छुपा हुआ क्रीचर सीलिंग से उल्टा लटक कर ड्रॉप हुआ। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। एक सामने से प्रेशर डाल रहा था, दूसरा ब्लाइंड एंगल से। लिनफेंग ने इस बार बस एक कदम लिया, जमीन से ऊपर नहीं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल इंसान के रिएक्शन से थोड़ा अलग, जैसे उसके पैर ने हवा में एक इनविजिबल फुटहोल्ड पकड़ा हो।
हिडन हंटर का झपटा उसके कंधे के पास से निकल गया। वो सीधा कॉरिडोर की वॉल से टकराया। इम्पैक्ट के उस फ्रैक्शन में लिन फेंग की उंगलियों के बीच एक और स्पेशल लाइन बनी और क्रीचर का टोर्सो कमर के बीच से साफ दो हिस्सों में अलग हो गया। बॉडी फ्लोर पर गिरी भी नहीं थी कि वो ऑलरेडी उसकी स्टोरेज स्पेस में गायब हो चुकी थी। अब सच में सिर्फ एक ही बचा था। इवॉल्व्ड म्यूटेंट ने पहली बार आवाज निकाली, न पूरी गराज, न पूरी चीख, कुछ बीच का, लो, भारी और डिस्टर्बिंगली कंट्रोल्ड। उसकी सांस के साथ कॉरिडोर की हवा और ठंडी महसूस होने लगी। फ्लोर पर फैला खून के किनारे जमने लगे। दीवार पर चिपकी मॉइस्चर व्हाइट क्रिस्टल में बदलने लगी। लिन फेंग की आंखें हल्का सा सिकुड़ गईं। तो कुछ म्यूटेंट सिर्फ बॉडी से नहीं, एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। क्रीचर ने बिना वार्निंग के हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच से कंडेंस्ड फ्रॉस्ट की पतली स्पाइक्स निकली और बुलेट की तरह सीधा लिन फेंग की तरफ चाली आई। आम इंसान के लिए यह इम्पॉसिबल अटैक होता, लिन फेंग के लिए यह बस इंफॉर्मेशन थी। फ्रॉस्ट शार्ड्स उसके सामने आते ही इनविजिबल बैरियर से टकराकर टूट गए। ब्रोकन आइस कॉरिडोर में छानक कर बिखार गई। म्यूटेंट ने तुरंत डिस्टेंस कम की। इस बार वो बाकी सब की तरह वाइल्ड नहीं लपका। उसने एंगल बडाल बडाल कर अप्रोच किया, जैसे समझ गया हो कि सामने कोई नॉर्मल प्रे नहीं खड़ा। लिन फेंग ने उसे आने दिया। हर स्टेप के साथ वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को रीड कर रहा था। स्ट्रॉन्ग नेक, डेंसर शोल्डर, चेस्ट के लेफ्ट साइड में थोड़ा ऑड पल्स, यही कोर जोन हो सकता था। क्रीचर अचानक ब्लर हुआ और लो स्टैंस में साइड से स्लैश मारा। उसका क्लॉ डोर फ्रेम तक पहुंचने से पहले ही एक इनविजिबल रेजिस्टेंस पर अटक गया। लेकिन इस बार वो पहले म्यूटेंट्स की तरह सीधा बाउंस बैक नहीं हुआ। उसने प्रेशर होल्ड किया। क्लॉज और बैरियर के बीच बर्फ जमने लगी, जैसे वो शीर फोर्स से नहीं कोल्ड सैचुरेशन से डिफेंस को टेस्ट कर रहा हो। लिन फेंग ने पहली बार थोड़ा इंटरेस्ट फील किया। तुम बाकी सबसे बेटर हो, उसने बहुत धीरे से कहा। फिर उसने अपना राइट हैंड उठाया और म्यूटेंट के आसपास की स्पेस को सीधा कट नहीं किया। इस बार उसने उसके लेफ्ट साइड और फ्रंट के बीच का गप कॉम्प्रेस कर दिया। क्रीचर का बैलेंस एक सेकंड के लिए डिस्टॉर्ट हुआ। उसी पल लिन फेंग ने ऊपर हवा में एक और इनविजिबल पॉइंट पकड़ा। आधा कदम उस पर शिफ्ट हुआ और म्यूटेंट के ब्लाइंड एंगल में आ गया। वो मूवमेंट टेलीपोर्ट नहीं थी, बस इतनी प्रिसाइज थी कि नॉर्मल आंख फॉलो न रा सके। इवॉल्व्ड म्यूटेंट पलटने ही वाला था कि उसके नेक और कॉलर बोन के बीच एक बहुत ही पतली हॉरिजॉन्टल लाइन खुल गई। कट पूरा नहीं गया। लिन फेंग ने तुरंत समझ लिया, डेंस म्यूटेशन, हार्डर टिश्यू। क्रीचर ने हाफ सिवर्ड नेक के साथ वायलेंट रोर मारा और पूरे बॉडी से कोल्ड बस्ट निकाला। कॉरिडोर की लाइट्स जो वैसे ही वीक थी, एक सेकंड के लिए फ्लिकर कर गईं। फ्रोजन मिस्ट ने व्यू ब्लर कर दिया, लेकिन ब्लर सिर्फ उसके लिए था जो देखने पर डिपेंड करे। लिन फेंग फील पर काम करता था। उसने कोर पल्स दोबारा लॉक किया। अगले पाल उसकी दो उंगलियों के बीच एक छोटा सा स्पेशल फोल्ड बना, बिल्कुल कॉइन जितना। फिर वो फोल्ड सीधा म्यूटेंट की छाती के अंदर बैंड हुआ। क्रीचर का रोर बीच में ही रुक गया। ना बाहर बड़ा घाव दिखा, ना ड्रामेटिक एक्सप्लोजन। सिर्फ उसकी बॉडी एक सेकंड के लिए स्टिफ हुई, फिर घुटनों पर आ गई। उसकी आंखों की पाले रोशनी बुझने लगी। जब वो साइड में गिर कर स्टिल हुआ, तब उसकी चेस्ट के अंदर का सेंटर ऑलरेडी क्रश हो चुका था। लिन फेंग ने कुछ सेकंड्स वेट किया, मूवमेंट जीरो। फिर वो आगे बढ़ा, बॉडी को स्टोरेज में भेजा और कॉरिडोर को दोबारा स्कैन किया। साइलेंस वापस आ चुकी थी, सिर्फ ठंडी हवा और जमते हुए ब्लड के हल्के मार्क्स। पूरी फाइट में उसकी सांस तक नहीं बिखरी थी। अपार्टमेंट के अंदर लौटकर उसने एंट्रेंस सील किया, फिर स्टोरेज स्पेस के अंदर फोकस किया। एक एक करके सारी बॉडीज उसके सामने नीटली लेड आउट हो गईं। अब काम कॉम्बैट का नहीं, हार्वेस्ट का था। उसने कॉम्पैक्ट ब्लेड निकाला और पिछले साल की एक्यूमुलेटेड नॉलेज के साथ चेस्ट कैविटीज चेक करना शुरू किया। लोअर ग्रेड म्यूटेंट से छोटे मर्की फ्रॉस्ट क्रिस्टल्स निकले, कुछ से ऑलमोस्ट कलरलेस कोर्स। लेकिन इवॉल्व्ड म्यूटेंट के अंदर से जो क्रिस्टल निकला वो बड़ा था, ट्रांसल्यूसेंट नीली चमक के साथ। लिन फेंग ने उस उंगलियों के बीच घुमा कर देखा। स्ट्रॉन्गर म्यूटेशन, बेटर कोर, मतलब फ्यूचर सिर्फ बदल नहीं रहा था, फास्टर भी हो रहा था। उसने सारे कोर्स अलग रख दिए, बाकी बॉडीज दोबारा स्टोरेज में सील कर दी और एक बार मॉनिटर ऑन किया। बिल्डिंग के नीचे का अंधेरा अब भी जिंदा था। कहीं ना कहीं ल्यूसियान भी थी, शायद वेट कर रही होगी, शायद सोच रही होगी ऊपर अब तक क्या हुआ। लिन फेंग ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। उसके लिए यह सिर्फ एक और रात थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ सप्लाईज नहीं बल्कि नए रूल्स का सबूत भी था।